हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और आज इसका लास्ट लेक्चर है। 11th लेक्चर इसका लास्ट लेक्चर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ में एयर पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा। एक्चुअली में हम लोग एयर पॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, जो कि पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत एयर पॉल्यूशन के बारे में बताया था। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, तो वो सब हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो आज वही पढ़ना है उसके आगे कि उसका इफेक्ट क्या होता है, एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है ह्यूमन हेल्थ में। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड फोटोकेमिकल स्मोक, इनके कारण क्या होता है, अस्थमा या फिर आपका ब्रोंचिटीज होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसका मतलब फेफड़े में सूजन हो जाना। ठीक है, तो इस प्रकार का ये बीमारी होता है। तो ये किसके कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर फोटोकेमिकल स्मोक के कारण होता है। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, ये मेजर पॉल्यूटेंट होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोलेंस क्या होता है, पोलेंस के बारे में मैं शायद नहीं बताया था, तो यहाँ पर समझ लेना कि ये पाउडरी सब्सटेंस होता है, पाउडर फॉर्म में सब्सटेंस होता है, जो कि कहाँ से मिलता है अपने को, सीड प्लांट से मिलता है। सीड प्लांट, ठीक है ना, सीड मतलब क्या होता है, बीज। ठीक है, जो समझ रहे हो वही वाला बीज है ना, पेड़ पौधे वाला। तो वही सीड प्लांट से अपने को ये पाउडरी फॉर्म में सब्सटेंस मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलेंस बोलते हैं। और इसके कारण भी क्या होता है, अस्थमा होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लेड के कारण क्या इफेक्ट होता है। लंग्स को इफेक्ट करता है, मतलब कि हमारे फेफड़े को इफेक्ट करता है। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि लेड के कारण जो हमारे ह्यूमन हेल्थ में कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लंग डिजीज हो जाता है ना, इससे फेफड़े संबंधित बीमारी लेड के कारण होती है। उसके बाद फिर देखते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड के कारण क्या होता है, तो फ्लोरोसिस होता है। फ्लोरोसिस तो आप लोग पढ़ चुके हैं, अच्छे से जान रहे हैं। तो मोल्टिंग ऑफ टीथ, मतलब कि आपके दांत में मेल्टिंग होने लग जाएगा फ्लोरोसिस के कारण। ठीक है, और उसके बाद फिर देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे भी आप लोग परिचित हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड से एस्फाइसिएशन या फिर एस्फाइसिया होता है। ये एक प्रकार का टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो कि क्या बताया था पिछले क्लास में, क्या बताया था, ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है, ऑक्सीजन में कमी हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। उसके बाद देखते हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशन। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस कहाँ से निकलेंगे वो आपको पता चल रहा है ना। ठीक है, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जो होते हैं, उनके कारण जो होता है कैंसर होता है। उसके अलावा आपको शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ स्पान हो जाएगा। लाइफ स्पान मतलब ह्यूमन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड जेनेटिक डिफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, आनुवांशिक रोग, ठीक है, इनके कारण रेडियो एक्टिव रेडिएशन के कारण होता है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग क्या बोलते हैं, वो जैसे कि हमारे इंडिया में अगर देखोगे तो 1984 वाला क्या कांड था आपका, भोपाल गैस कांड। और आपका 6 अगस्त और 9 अगस्त वाला जो पूरे वर्ल्ड लेवल में अगर देखेंगे तो हिरोशिमा और नागासाकी वाला। तो वहां पर जेनेटिक डिफेक्ट्स अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके अलावा कैंसर और लाइफ स्पान भी शॉर्ट हो जाता है। ये सब जो हो गए रेडियो एक्टिव रेडिएशंस के कारण होंगे। उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के किसको इफेक्ट करते हैं, आई को इफेक्ट करते हैं। एंड नजल इरिटेशन को इफेक्ट करते हैं, मतलब कि नजल इरिटेशन होता है, मतलब कि आंख और नाक। ठीक है, नजल मतलब नोज से संबंधित, रेस्पिरेटरी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, श्वसन तंत्र को इफेक्ट करेगा। आई को मतलब आंख को इफेक्ट करेगा, इरिटेशन होता है। उसके बाद फिर देखते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज। क्या क्या इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं एयर पॉल्यूशन के कारण। सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोग सब जान रहे होंगे, ये सब चीज एकदम आसान है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वाटर वेपर्स यानी कि आपका H2O, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड ओजोन एंड केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFC जिसको बोलते हैं हम लोग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये सब जो होते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें क्वेश्चन आपको पूछता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सा गैस सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। तो ऑप्शन क्या लोगे आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड लोगे, और सभी बुक में यही आंसर दिया है। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा डीप में समझाने की कोशिश करता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर सामने में डायग्राम दिख रहा है, सूर्य की रोशनी आएगी आपका, ये जो ब्लू कलर का ही आपका अर्थ सरफेस है मान लो, और ये ऊपर में जो है आपका इन्वायरमेंटल लेयर क्रिएट होता है। ये एक्चुअली में मेन रूप से जो रेड कलर का जो लेयर क्रिएट होता है वो H2O के कारण, मतलब वाटर वेपर के कारण क्रिएट होता है, जो कि क्या करता है,
कि अलाउ करता है सूर्य की रोशनी जब आती है जमीन में टकराती है अर्थ में और उसके बाद वापस जब जाती है तो पूरे के पूरे प्रकाश की किरण बाहर नहीं जाती है, वो फिर से टकराती है इस लेयर में। रेड कलर का जो लेयर है वो जो कि मेन रूप से वाटर वेपर के कारण बनता है और फिर से वापस आती है हमारे पृथ्वी में। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखना कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ये हानिकारक चीज नहीं है। मतलब ये है तभी हमारा पृथ्वी गर्म हो सका है, सूर्य की रोशनी तभी हमारे पास ठहरी हुई है। अगर सूर्य की रोशनी ठहर नहीं पाती तो हमारा पृथ्वी गर्म ही नहीं होता। ठीक है, तो मतलब हर जगह बर्फ ही बर्फ होता और जीवन संभव नहीं हो पाता जैसे कि चंद्रमा में। ठीक है, तो वायुमंडल की जो उपस्थिति है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही है। ठीक है, इसी के कारण जो सूर्य की रोशनी है फिर से वापस आता है पृथ्वी में और संवहन प्रक्रिया होती है। संवहन मतलब कि एक हिसाब से क्या बोलना चाहिए, हमारा वातावरण गर्म होता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही होता है। आ रहा है समझ में? तो ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी चीज है। ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर नहीं होता ये तो हमारा पृथ्वी में जीवन संभव ही नहीं होता। तो अब यहाँ पर देख रहे होगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है आपको। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? वाटर वेपर। वाटर वेपर के कारण मतलब मुख्य रूप से वाटर वेपर के कारण ही वो ऊपर का लेयर जम पा रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा होता है। एक्चुअली में क्या होता है, वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे करके, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब क्या होते हैं कि सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट एक हिसाब से बोल सकते हैं, तो अपने में टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करते हैं और ये गर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये जो गैसेस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यही फिर चारों तरफ फैलते हैं और गर्म करते हैं वातावरण को। तो दो प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, वाटर वेपर होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन पूछेगा कि ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा वातावरण में कौन सा है, ग्रीन हाउस गैसेस सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। दो प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन आपको ऐसा बुक किसी भी बुक में नहीं मिलेगा जैसा मैं बता रहा हूँ, थोड़ा डीप में स्टडी करने से ये सब पता चला है। तो आपको मैं बता दूं, बुक में आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, सिर्फ आपका आंसर क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा, चाहे वो ग्रीन हाउस इफेक्ट बोले चाहे ग्रीन हाउस गैस बोले। तो आपको समझ के क्वेश्चन का आंसर लेना पड़ेगा एग्जाम में, और ये अच्छे से और तब समझ में आएगा जब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसी प्रकार का 10 ठो क्वेश्चन जब बनाओगे ना, क्या आंसर लिया है प्रीवियस एग्जाम में, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो 100 बातों की एक बात, अगर आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछेगा कौन रिस्पॉन्सिबल है सबसे ज्यादा, तो कार्बन डाइऑक्साइड मत लेना, क्या लेना, वाटर वेपर लेना मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन आप लोग एक बार क्वेश्चन लगाना और फिर पता करना कि कौन सा ऑप्शन लिया है उसमें। ठीक है, और जब पूछेगा ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा मात्रा में वायुमंडल में कौन सी पाई जाती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड लेना। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो उसमें आग बन के आपको कार्बन डाइऑक्साइड ही लगाना है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट ही रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। ठीक है, मतलब कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में उपस्थित जब होता है तो वायुमंडल जरूरत से ज्यादा गर्म होने लग जाता है, उसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, मेन मेड सोर्सेज जो भी होते हैं उनके कारण जो भी पॉल्यूशन फैलता है। ठीक है, जैसे कि गाड़ी चला रहे हो, फैक्ट्रीज है, वो सबसे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो वो सब जो हानिकारक एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेस में निकल रहा है उसके कारण और ज्यादा गर्म हो जाता है इन्वायरमेंट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही फिर क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो नेक्स्ट में आपको यही बताया गया है, थोड़ा डीप में मैं समझा दिया हूँ बढ़िया से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। उसके बाद जो 60% ग्लोबल वार्मिंग होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। 60 से 70% जो होती है ग्लोबल वार्मिंग, वो केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही होती है। ठीक है, और इट मे बी लीड्स टू बर्निंग ऑफ द क्रॉप। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब जरूरत से ज्यादा वातावरण गर्म हो जाएगा तो गर्मी के समय में क्या होगा, आपका फसल अपने आप जल जाएगा, फॉरेस्ट फायर्स होगा। ठीक है, ये सब अपने को देखने को मिलेगा। ओजोन लेयर डिप्रेशन के बारे में देखते हैं। ओजोन लेयर क्या होता है, तो हम लोग लेयर के बारे में डिस्कस किए हुए हैं क्या, नहीं किए हुए हैं ना, अभी मैं बता देता हूँ। चलो, लिखना भी भूल गया हूँ मैं, तो मैं बता दूंगा। तो अभी बस इतना समझ लो कि हमारे वातावरण में मुख्य रूप से 4-5 प्रकार के लेयर पाए जाते हैं। ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक लेयर। ठीक है, जिसमें सबसे नीचे में जो आता है, इसको चलो मैं बता ही देता हूँ पहले। न्यू पेज इंसर्ट करते हैं। ठीक है,
यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे वातावरण में 1 2 3 4 तो ये सब लेयर पाए जाते हैं। ये मान लेते हैं हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है। और इसके ऊपर हम लोग जब जाते हैं तो अलग अलग एटमॉस्फेयर मिलते हैं। तो ये सबसे पहला जो एटमॉस्फेयर है वो कहलाता है आपका ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर याद रखने का तरीका भी बता दूंगा मैं, ट्रोपोस्फियर है, ठीक है। और इसके बाद हमको मिलता है ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर। ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर। और स्ट्रेटोस्फियर के बाद आपको मिलेगा मेसोस्फियर। मेसोस्फियर एंड मेसोस्फियर के बाद मिलता है आपको थर्मोस्फियर। एंड थर्मोस्फियर के बाद क्या मिलेगा, एक्सोस्फियर, ठीक है। तो देखो सबसे नीचे वाला ट्रोपोस्फियर है। तो ट्रोपोस्फियर में हम लोग ऊपर जाते जाते हैं तो ये जो हाइट आपका करीब करीब रहता है 11 किलोमीटर तक का, 10-11 किलोमीटर तक की हाइट में आपको क्या मिलेगा, ट्रोपोस्फियर रहता है। उसके बाद और ज्यादा ऊपर जाएंगे 11 से लेके 32 किलोमीटर अप्रोक्स, तो हमको स्ट्रेटोस्फियर देखने को मिलेगा। और ज्यादा ऊपर जाएंगे 32 किलोमीटर से लेके 80-85 किलोमीटर तक, तो हमको क्या मिलेगा, मेसोस्फियर देखने को मिलेगा, मध्य मंडल, ठीक है। और उससे ऊपर जाएंगे तो थर्मोस्फियर को ही आयनोस्फियर भी बोलते हैं, ठीक है। आयन पाए जाते हैं यहाँ पर बहुत सारे, तो आयनोस्फियर हो जाएगा। तो आयनोस्फियर जो होता है आपका 80 किलोमीटर से लेके 250 किलोमीटर के आसपास आपका मिलता है। और 250 से फिर ज्यादा कहाँ तक बोल सकते हैं हम लोग, 2-3 हजार किलोमीटर तक आपका क्या रहेगा, एक्सोस्फियर रहता है। तो ये हमारे पृथ्वी का वायुमंडल होता है कुछ इस प्रकार का, ठीक है। तो याद रखना जब हम लोग नीचे ग्राउंड लेवल से ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाते जाते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर लगातार क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और फिर ट्रोपोस्फियर से फिर ऊपर जाते जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ते जाता है, ठीक है। फिर मेसोस्फियर में फिर से आपका उल्टा होगा, निगेटिव टेम्परेचर देखने को मिलेगा, मतलब घटते जाएगा। फिर से पॉजिटिव टेम्परेचर देखने को मिलेगा, बढ़ते जाएगा। और एक्सोस्फियर में जाएंगे तो वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर ही रहेगा लेकिन कांस्टेंट रहेगा, याद रखना। यहाँ पर बढ़ता घटता नहीं है, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा लेकिन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक है। ये समझ में आ गया क्या आपको, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ये जो लगातार क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलिवेशन देखने को मिलेगा, मतलब हाइट क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया होगा। कोई चीज नहीं आया होगा ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। और याद रखने का तरीका क्या है, अल्फाबेटिकली जमा लेना आप लोग, ठीक है। अल्फाबेटिकली ऊपर में क्या है, ई, ई से एक्सोस्फियर, ई के बाद फिर हम लोग आयनोस्फियर बोल सकते हैं, आई से आयनोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, उसके बाद फिर एस से स्ट्रेटोस्फियर एंड टी से ट्रोपोस्फियर। अल्फाबेटिकली जमा लेना। यहाँ पर आयनोस्फियर लिखना याद रखना, थर्मोस्फियर मत लिखना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर आई से आयनोस्फियर, ठीक है। आगे समझ में, और थोड़ा बहुत और समझना है तो ट्रोपोस्फियर के ऊपर में स्ट्रेटोस्फियर जो होता है, यहीं पर आपका वायुयान यानी कि हवाई जहाज वगैरह चलता है, ठीक है। एयरप्लेन वगैरह यहीं पर आपके ट्रेवल करते हैं, याद रखना। स्ट्रेटोस्फियर का जो ऊपर का जो लेयर होता है, ठीक है ना, ऊपर का जो लेयर होता है लगभग 20 से लेके 30 किलोमीटर, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोनोस्फियर के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। ओजोनोस्फियर के नाम से जानते हैं, ओजोन पाए जाते हैं, ओजोन लेयर होता है, तो ओजोनोस्फियर हो जाएगा ये, ठीक है। कहाँ पर का ऊपर का लेयर बोल रहा हूँ मैं, स्ट्रेटोस्फियर का जो अबोव का 20 to 30 किलोमीटर का लेयर होता है वो वहां पर क्या पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फियर, सॉरी, ओजोनोस्फियर होता है, ओजोन पाए जाते हैं। ओजोनोस्फियर का क्या काम होता है वो आगे देखेंगे हम लोग, इतना समझ गए ना। उसके बाद फिर आपका मध्य मंडल आता है जिसको हम लोग मेसोस्फियर बोलते हैं, उसके ऊपर में थर्मोस्फियर आते हैं। थर्मोस्फियर में बहुत सारे आयंस होते हैं, ठीक है। तो ये जो आयंस होते हैं इनका काम क्या होता है, जो रेडियो वेव्स आती हैं, मतलब जो हम लोग टावर वगैरह लगाते हैं, ठीक है ना, चाहे वो कोई सा भी हो, जैसे एफएम बैंड हो गया, ठीक है, रेडियो का। तो वो जो वेव्स होते हैं वो आते हैं इसी थर्मोस्फियर में टकरा के वापस पृथ्वी में वापस आते हैं, जिसके कारण रेडियो वेव्स बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकता है, बहुत रैपिडली, ठीक है। अगर ये थर्मोस्फियर या फिर आयनोस्फियर हमारे वातावरण में नहीं होता तो ये रेडियो वेव्स जो होते हैं ऊपर वायुमंडल में चल देते, वापस नहीं आते टकरा के, ठीक है। तो ये याद रखना, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक। आगे समझ में, उसके बाद फिर उसके ऊपर में एक्सोस्फियर होते हैं जिसको हम लोग बाह्य मंडल बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में बाह्य मंडल बोलते हैं,
तो ऐसा कुछ आपका अरेंजमेंट होता है। अब आते हैं वापस वापस हम लोग पढ़ने वाले हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर समझ में आ गया, स्ट्रेटोस्फियर में जो 20 से 30 किलोमीटर का हाइट होता है वहां पर ओजोन ओजोनोस्फियर होता है। अब इसका काम क्या होता है? इस लेयर का मुख्य काम ये होता है कि सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली जो यूवी रेज होती हैं, ठीक है, यूवी रेज भी कई प्रकार की होती है, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। तो इस यूवी रेज को क्या करता है, ये ओजोन लेयर पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता, मतलब हानिकारक जो यूवी रेज है उसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अदरवाइज क्या होता, अगर ये ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं होता तो पूरा यूवी रेज जो होती है, जो हानिकारक यूवी रेज, वो पूरी पृथ्वी में आ जाती और हमारा जीवन ही संभव नहीं हो पाता। मतलब कि इतना हानिकारक होता है। एक्चुअली मैं अब बता ही देता हूँ। यूवी ए होता है एक यूवी बी होता है, एक यूवी सी होता है। तो इसमें जो यूवी ए होता है ये बहुत ही फायदेमंद होता है, जो जिससे हमको विटामिन डी मिलता है। पता होगा ना, बोलते हैं ना सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी। तो ये यूवी ए जो होता है पूरा का पूरा हमारे पृथ्वी में आ जाता है, कुछ एब्जॉर्ब नहीं करता। कौन नहीं ऑब्जर्व करता? ओजोन लेयर। लेकिन जो यूवी बी होता है सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। तो ये जो हानिकारक यूवी रेज होती हैं, तो इन्हीं यूवी रेज को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करता है, पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता। जबकि यूवी सी होती है, इसको भी क्या करता है, ओजोन लेयर आता है वापस टकरा के चल देता है, एब्जॉर्ब भी नहीं करता, बस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब आता है ओजोन लेयर में टकराता है यूवीसी और वापस फिर से एटमॉस्फेयर में चल देता है। तो यूवीए लाभदायक होता है, बेनिफिशियल होता है, यूवीबी और यूवीसी हानिकारक होते हैं, ऐसा समझ लो। और सबसे ज्यादा हानिकारक यूवीबी होता है। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा। डिप्लीशन मतलब कि एक हिसाब से ओजोन लेयर का खत्म होना। तो अब यूवी जो बी है वो हमारे एनवायरनमेंट में, मतलब कि नीचे धरती में आने लग जाएगी, जिसके कारण बहुत सारी बीमारी होंगी। स्किन कैंसर सबसे प्रमुख कारण होता है यूवी रेस के अ, मतलब जो यूवी रेज है उससे सबसे ज्यादा हानिकारक जो इफेक्ट होता है स्किन कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो बस यही था, आगे समझ में। तो अब एक एक करके जो लिखा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फियर एट द रेंज ऑफ 20 to 30 किलोमीटर, जो मैं बताया। इट प्रेजेंट्स मतलब कि इफ प्रेजेंट्स यूवी, सॉरी, इट प्रिवेंट्स है ना, मतलब कि यूवी रे से बचाता है। एंड डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इज ड्यू टू सीएफसी। मतलब कि ये जो डिप्लीशन का जो मुख्य कारण होता है ओजोन लेयर के डिप्लीशन का, वो क्या होता है, सीएफसी, मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। और इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में भी जो क्लोरीन प्रेजेंट होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, याद रखना, पूछ सकते हैं। तो ओजोन लेयर में जो सीएफसी होता है उसके मतलब सीएफसी जो होता है मेन रिस्पॉन्सिबल होता है डिप्लीशन ओजोन लेयर के। एंड ये जो ओजोन लेयर है रेफ्रिजरेटर्स एंड एसी वगैरह से निकलती है, हमारे घरों में जो फ्रिज है, एसी है, उन सब से। एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है वो भी ओजोन लेयर डिप्लीशन का कारण होता है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, वी कैन रिमूव क्लोरीन बाई एडिंग मीथेन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन, नहीं सॉरी, इन दोनों को ऐड करके हम लोग रिमूव कर सकते हैं, किसको, क्लोरीन को। मैं क्या बोला कि सीएफसी में जो सबसे ज्यादा हानिकारक होता है वो क्लोरीन। अब इस क्लोरीन को हम लोग रिमूव कर लेंगे तो ओजोन लेयर डिप्लीशन से बच सकते हैं। तो वही बता रहे हैं कि क्लोरीन को रिमूव करने के लिए हमको मीथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐड करके कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्लोरीन इज मोस्ट डेंजरस इन सीएफसी, वही चीज मैं बताया। उसके बाद इफेक्ट देखते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन का इफेक्ट क्या होगा, इम्यून सिस्टम जो है हम लोगों का वो वीक हो जाएगा, ठीक है, इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करेगा। उसके अलावा डिस्टरबेंस इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को जाहिर सी बात है इफेक्ट करेगा, ठीक है, जन हानि पहुंचाएगा। उसके बाद फिर इफेक्ट ऑन क्रॉप, क्रॉप यील्ड जो फसल का पैदावार है उसको हानि पहुंचाएगा। स्किन कैंसर मुख्य कारण है, मैं बोला था। एंड लाइफ स्पान भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा पेंट एंड प्लास्टिक, उसका जो लाइफ स्पान है वो भी शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि घरों में जो हम लोग पेंटिंग करेंगे और उसके अलावा जो प्लास्टिक होते हैं उसका भी लाइफ स्पान क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर देखते हैं एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में बता देता हूं मैं एक बार। जो वर्षा होती है, ठीक है, बरस रहे हैं, रैन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो वाटर ड्रॉप्स हैं उसका जो पीएच अगर 5.6 से कम होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं एसिडिक रेन, ठीक है, अम्लीय वर्षा। तो ये जो एसिडिक रेन होता है ये भी हानिकारक होता है, ठीक है। किस प्रकार से हानिकारक होता है उसको देखेंगे।
और कुछ गैसेस है जो मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन का, वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 होता है। एक्चुअली में क्या होता है, SO2 जो होता है, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होता है, वो सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। मतलब कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एसिड रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसिड रेन का सबसे जो मेन रीजन होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि जब ये पानी के साथ क्रिया करता है, मतलब जब SO2 H2O के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, H2SO4 बना देता है, जो कि एक अम्ल होता है। आगे समझ में। तो अम्लीय वर्षा के लिए जो सबसे ज्यादा हानिकारक रिस्पॉन्सिबल जो गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। उसके बाद सेकंड नंबर में आता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि नाइट्रिक एसिड बनाएगा पानी के साथ मिलके। आगे समझ में इतना, फिर से एक बार देख लो आप। पीएच वैल्यू जब रेन वाटर का लेस देन 5.6 होता है तो उसको हम लोग एसिडिक रेन बोलते हैं। इट इज फॉर्म ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इन प्रेजेंट इन वाटर एंड सनलाइट के प्रेजेंट में। ठीक है। तो वही चीज आपको दिया गया है, केमिकल रिएक्शन कि सल्फर के ऑक्साइड जब H2O से रिएक्शन करेंगे तो H2SO4 बनाएगा। लगभग 66% मतलब कि 2/3 जो रैन होता है, एसिड रैन, वो इसी के कारण होता है। उसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण सेकंड नंबर में सबसे मोस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड पानी से क्रिया करेंगे तो नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, HNO3। इफेक्ट क्या होता है, इसके कारण जो होगा, फॉरेस्ट को इफेक्ट करेगा, क्रॉप्स को इफेक्ट करेगा, क्रॉप यील्ड को इफेक्ट करेगा, बिल्डिंग में जो कलर है उसको इफेक्ट करेगा, मोनूमेंट्स को इफेक्ट करेगा, जैसे ताजमहल का रंग पीला होना। तो ये सब किसके कारण होता है, एसिड रेन के कारण होता है। ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूटेंट बाय जोनिंग। देखो, एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है वो तो आप लोग अपने से जान जाएंगे। ठीक है। जोनिंग क्या होता है उसको देखते हैं। जोनिंग एक मेथड है जिससे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इस मेथड में बेसिकली क्या किया जाता है, सबसे मेन रीजन हम ही लोग हैं पॉल्यूशन का, एयर पॉल्यूशन का, और सबसे मेन रीजन हम लोगों में इंडस्ट्रीज है। जो इंडस्ट्रीज हम लोग, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप हो रही हैं, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के कारण जो पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, ठीक है, एयर पॉल्यूटेंट, वो सबसे मेन रीजन होते हैं। तो वो हम लोगों को कम इफेक्ट करे, इसके लिए हम लोग क्या चाहेंगे कि सिटी में इंडस्ट्रीज नहीं रखें। सिटी के बाहर हम लोग रखते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह बनाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वही कहलाता है जोनिंग मेथड, जिसमें बेसिकली क्या किया जाता है, रेसिडेंशियल एरिया एंड हेवी इंडस्ट्रीज आर नॉट लोकेटेड टू क्लोज टू ईच अदर। मतलब कि रेसिडेंशियल एरिया, इंडस्ट्रीज को एक दूसरे से बहुत दूर दूर रखा जाता है। ठीक है। एंड प्रोवाइडिंग अ ग्रीन बेल्ट बिटवीन द इंडस्ट्रीज। तो जो ग्रीन बेल्ट एरिया होता है वहां पर हम लोग इंडस्ट्रीज नहीं डेवलप करेंगे, उसके बाहर करेंगे इंडस्ट्रीज, एंड टाउनशिप विल रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, जिससे हमको कम से कम क्या होगा, इम्पैक्ट कम होगा। ठीक है। और बाकी तो आप लोगों को पता होगा कि पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है। पता होगा ना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगा के, ठीक है, और उसके अलावा अपने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके, ये सब आपको पहले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि हमको अपने लिए भी जो सोर्स है उसको सुरक्षित रखना है, और आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी सोर्स को सुरक्षित रखना पड़ेगा, मतलब कि कंजर्वेटिव यूज करके। ठीक है। ये सब आपको पता है तो मैं नहीं बताऊंगा कैसे कंट्रोल करना है एयर पॉल्यूशन को, और वो आपको पूछेगा भी नहीं, कन्वेंशनल एग्जाम में जो पूछेगा तो आपको बन जाएगा। इक्विपमेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स मतलब कि जैसे कि कुछ कण हो गए, छोटे छोटे जो कण होते हैं, जैसे कि एयर में, हवा में जो धूल के कण हैं, ठीक है, तो गैसेस के साथ जो कण होते हैं, धूल के कण, बेसिकली छोटे छोटे कण, उनको हमको कैसे रिमूव करना है। तो पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट फ्रॉम द गैसियस स्ट्रीम को कंट्रोल करने के लिए ये सब मेथड होते हैं हमारे पास। पहला है ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, साइक्लोनिक सेपरेटर जिसको हम लोग साइक्लोन्स के नाम से भी जानते हैं, उसके अलावा फैब्रिक फिल्टर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा स्क्रबर जिसको हम लोग वेट कंट्रोलर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब हमारे पास कुछ मेथड होते हैं जिससे हम लोग पर्टिकुलेट मेथड्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं हमारे एयर से, इन्वायरमेंट से। तो इनमें जो दो मेथड है ऊपर के, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स एंड साइक्लोनिक सेपरेटर्स, ये दोनों थोड़े बड़े पर्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं, बड़े पॉल्यूटेंट्स, उनको रिमूव करने का काम करते हैं। ठीक है। जबकि फैब्रिक फिल्टर जो होते हैं, जो मॉडरेट साइज के जो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं, जो जबकि फाइन जो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं उसको फोर्थ और फिफ्थ मेथड से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, तो इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स में हम लोग करते क्या हैं कि जो 0.1 माइक्रोन साइज के पार्टिकल होते हैं या फिर उससे भी छोटे, उसको हम लोग रिमूव करने में सक्षम होते हैं। ठीक है।
तो इसको पढ़ लो एक बार। दे यूटिलाइज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हेल्प से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स काम करता है। स्मॉल साइज के पार्टिकल जो कि 0.1 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं उसको भी हम लोग रिमूव कर लेते हैं। एंड जनरली यूज्ड टू सेपरेट द फ्लाई एश पार्टिकल्स। तो थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह से जो फ्लाई एश निकलती है, ठीक है ना, फ्लाई एश समझ गए ना, तो फ्लाई एश जो निकलती है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करने का काम करते हैं। ठीक है, तो फ्लू गैसेस इन थर्मल पावर प्लांट्स, जिसके कारण जो फ्लाई गैसेस निकलती है उसको बेसिकली किस मेथड से सेपरेट किया जाता है अगर पूछेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से सेपरेट किया जाता है। स्क्रबर्स और वेट कंट्रोलर्स, सॉरी कलेक्टर्स। तो ये जो स्क्रबर्स जो होते हैं, वेट कलेक्टर्स होते हैं, इससे भी फाइन पार्टिकल्स को रिमूव किया जा सकता है। जनरली वाटर इज यूज्ड, मतलब कि वाटर का यूज किया जाता है, इसीलिए इसको वेट कलेक्टर्स भी बोलते हैं। वाटर का यूज किया जाता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक क्योंकि आगे मेथड आने वाला है, मैं बताऊंगा कहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अभी बस पढ़ लो कि जनरली वाटर का यूज होता है इस मेथड में, इसलिए वेट कलेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, यूज्ड एज अ स्क्रबिंग लिक्विड, एंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो 0.2 माइक्रोन साइज के हम लोग रिमूव कर सकते हैं। लेस देन 0.2 माइक्रोन कैन बी आल्सो रिमूव। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं फैब्रिक फिल्टर। तो ये जो फैब्रिक फिल्टर है, मैं पहला क्या बताया था कि इससे हम लोग ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे, ठीक है, मॉडरेट साइज के जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है देखो, पहला पॉइंट में दे आल्सो रिफर्स एज अ बेग हाउस। तो याद रखना, जो फैब्रिक फिल्टर्स होते हैं उसको हम लोग बेग हाउस के नाम से भी जानेंगे। तो बेग हाउस बोलेगा तो आपको फैब्रिक फिल्टर के बारे में ही बात कर रहे हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में लिखा है कि रिमूव सब माइक्रो मीटर साइज पार्टिकल, मतलब वही, ठीक है, मॉडरेट साइज के पार्टिकल। एंड आल्सो यूज टू रिमूव द फ्लाई एश। तो फ्लाई एश जो होते हैं उसको भी हम लोग इससे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि आपको पर्टिकुलरली ये पूछा है कि फ्लाई एश को हम लोग कौन से मेथड से रिमूव कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आंसर लगाना है, ना कि फैब्रिक फिल्टर्स। तो फैब्रिक फिल्टर से कर सकते हैं बोल रहा है फ्लाई एश को, लेकिन मुख्य रूप से जो मेथड होता है फ्लाई एश को रिमूव करने का, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होता है। उसके बाद देखते हैं कंट्रोल ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स होते हैं, अभी हम लोग क्या पढ़े थे इसके ऊपर, जो आपके सॉलिड पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं उसको कैसे रिमूव करते हैं। अब ये गैसियस पॉल्यूटेंट्स हो गए, तो इसमें हमारे पास इस एब्जॉर्प्शन मेथड होता है, एडजॉर्प्शन मेथड होता है, उसके अलावा कंबशन या फिर इंसनरेशन मेथड होता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन नाम से ही क्लियर है, एब्जॉर्ब करेंगे हम लोग। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या समझ सकते हो, जैसे कि आपका मिट्टी का जमीन है, उसमें पानी डालेंगे तो वो सोख लेगा और नीचे चल देगा, तो उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज यूज टू कंट्रोल द गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड लाइट जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये सबको हम लोग एब्जॉर्प्शन मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब गैसेस को। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लाइट हाइड्रोकार्बन्स। कौन से इक्विपमेंट का यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, स्प्रे टावर एंड पैकेट टावर्स एंड वेंचुरी स्क्रबर्स। तो स्क्रबर से देखो, यहाँ पर भी स्क्रबर्स आया ना, इसलिए मैं बोला था कंफ्यूज ना होना करके। ठीक है, जो ये ऊपर में स्क्रबर्स पड़े हैं, स्क्रबर्स या फिर जो वेट कंट्रोलर, वो क्या था, पर्टिकुलेट मैटर्स के लिए था, जबकि यहाँ पर जो वेंचुरी स्क्रबर्स है, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है स्क्रबर से हम लोग केवल स्क्रबर लिखा है, अगर केवल स्क्रबर लिखा है तो इस स्क्रबर का मतलब ये हो जाएगा, ये स्क्रबर से हम लोग जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स है उसको भी रिमूव कर पा रहे हैं, और लिक्विड सॉरी सॉलिड पॉल्यूटेंट्स है जो पर्टिकुलेट मैटर्स थे उसको भी हम लोग रिमूव कर पा रहे हैं, केवल स्क्रबर जब लिखा है। लेकिन जब आपको बोल रहा है वेंचुरी स्क्रबर्स, तो इससे हम लोग गैसियस पॉल्यूटेंट्स है उसको रिमूव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझना और आंसर लगाना उसके अकॉर्डिंग। तो स्प्रे टावर्स हो गया, उसके अलावा पैकेट टावर्स हो गया, और उसके अलावा आपका वेंचुरी स्क्रबर्स हो गया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके द्वारा मतलब एब्जॉर्प्शन के द्वारा गैसियस पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर पा रहे हैं। ठीक है, एक आता है एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर होता है, मैं बोला कि जैसे कि आपका जमीन है, ठीक है, मिट्टी का जमीन है, उसमें हम लोग पानी डाले तो वो क्या कर लिया, सोख लिया और उसके बाद नीचे चला गया। लेकिन एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एडजॉर्प्शन का मतलब होता है जैसे कि मिट्टी का जमीन है, ठीक है, उसमें हम लोग पानी डाले, अब वो पानी को सोख लिया लेकिन वो नीचे नहीं गया, वहीं पर बना रहा, मतलब रिटेन करके रखा, उसको बोलते हैं हम लोग एडजॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में अंतर समझ में आ गया ना, एडजॉर्प्शन मतलब कि सोख लेगा नीचे चला गया, लेकिन एडजॉर्प्शन मतलब सोखेगा और अपने में रिटेन करके रखेगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड रिटेंशन ऑफ द गैसेस। कैप्चर करता है, रिटेन करके रखता है। द कॉमनली यूज्ड
एडजॉर्बर्स, कॉमनली यूज एडजॉर्बर्स या फिर एडजॉर्बेंट्स जो होते हैं वो एक्टिव कार्बन्स होते हैं, एक्टिवेटेड एल्यूमिना होता है एंड डिहाइड्रेटेड जियोलाइट एंड सिलिका जेल होते हैं। तो ये सब होते हैं इंस्ट्रूमेंट या फिर मेथड जिससे हम लोग एड्सॉर्प्शंस प्रोसेस करते हैं और गैसियस पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने का काम करते हैं। तो याद रखना पड़ेगा आपको, एक्टिवेटेड कार्बन होता है, एक्टिवेटेड एल्यूमिना होता है एंड उसके अलावा जियोलाइट होता है और सिलिका जेल होता है। ठीक है, ये सब से हम लोग एड्सॉर्प्शन प्रोसेस करते हैं और गैसियस पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने का काम करते हैं। कंबशन में क्या होगा, कंबशन में अब हम लोग, कंबशन मतलब समझते हो, इंसेनरेशन, कंबशन मतलब फायर। तो पॉल्यूटेंट्स व्हिच आर ऑक्सीडाइजेबल लाइक हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी इजीली बर्न्ड, मतलब कि जलाएंगे, बर्न एंड ऑक्सीडाइज्ड एंड रिमूव। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और उसके बाद में रिमूव हो जा रहा है। तो ऐसे मेटर्स का यूज करेंगे, मतलब कि ऐसे गैसेस को इसमें रिमूव करेंगे जो ऑक्सीडाइजेबल हो। ऑक्सीडाइजेबल गैसेस को हम लोग कंबसन मेथड से रिमूव कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजेबल गैसेस लाइक हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अब आता है स्मोक। स्मोक क्या होता है, स्मोक मतलब कि हम लोग किसी चीज को जला रहे हैं और फिर धुआं निकल रहा है, उसको स्मोक बोलेंगे। स्मोक इज अ प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, याद रखना कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट कंबशन से जो आपको धुआं निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मोक बोलते हैं। स्मोक इज अ प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, हेंस इट कंटेन्स कार्बन पार्टिकल्स। ठीक है, जिसके कारण उसमें कार्बन पार्टिकल्स की मात्रा ज्यादा होगी। डेंसिटी ऑफ स्मोक इज डिटरमाइंड बाय रिंगलमेन चार्ट मेथड। तो इसमें बस एक टर्म था स्मोक जिसको मैं समझाया हुआ हूँ कि स्मोक क्या होता है। इनकम्प्लीट कंबशन से स्मोक मिलता है और इनकम्प्लीट कंबशन से मिलता है जिसके कारण उसमें कार्बन पार्टिकल्स भी होंगे बहुत अधिक मात्रा में। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि डेंसिटी ऑफ स्मोक निकालने का क्या मेथड होता है। तो स्मोक की डेंसिटी निकालने का रिंगलमेन मेथड होता है या फिर रिंगलमेन चार्ट मेथड से हम लोग डेंसिटी ऑफ स्मोक निकाल सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द एयर पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट्स को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं इस चीज को समझना। विंड डायरेक्शन एंड स्पीड। अब इसको समझना, अगर विंड की स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है, विंड की स्पीड ज्यादा होगी तो जो पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट जैसे कि धुआं निकल रहा है चिमनी वगैरह से, वो ज्यादा रेपिडली फैलेगा। ठीक है ना, ज्यादा रेपिडली फैलेगा और खत्म होगा। ठीक है, जबकि एयर का स्पीड यानी कि वहां की जो वायु कि मतलब स्पीड है वो बहुत कम है, तो वो जो धुआं है वो वहीं पर बना रहेगा और पॉल्यूट करता रहेगा। ठीक है, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका हवा का स्पीड होगा उस डायरेक्शन में वो पॉल्यूशन है वो जाएगा। तो हायर द विंड स्पीड मोर रैपिडली पॉल्यूटेंट वुड बी कैरिड अवे। ठीक है ना, मतलब कि उतना ही रैपिडली क्या होगा, वो फैलेगा। उसके बाद बोल रहा है कि एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड टेम्परेचर इन्वर्सन पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी टेम्परेचर इन्वर्सन मतलब क्या होता है कि बेसिकली हम लोग जान रहे हैं कि जमीन से, मतलब कि अर्थ सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर आपका ट्रोपोस्फियर तक तो कम होता है। ठीक है ना, कम होते जाएगा ना। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्सन का मतलब यही होता है कि ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम होने की बजाय बढ़ना, उसी को टेम्परेचर इन्वर्सन बोलते हैं। इन्वर्सन को और अच्छे से नीचे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड टेम्परेचर इन्वर्सन कैसे इफेक्ट करेगा, द डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और उस हिसाब से आपका पॉल्यूशन भी डिपेंड करेगा। इसको और अच्छे से नीचे हम लोग समझेंगे, अभी बस इतना ही समझ लेना, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, उस पे हम हमारा पॉल्यूशन भी, पॉल्यूटेंट भी इफेक्ट होंगे। ठीक है, जो एयर के मतलब कि एल्टीट्यूड के साथ, हाइट के साथ। ठीक है, विथ एल्टीट्यूड। आ गया, अच्छे से नहीं समझ में आया होगा ये पॉइंट, लेकिन नीचे आपको अच्छे से समझाऊंगा। लेप्स रेट क्या होता है, लेप्स रेट इन्वायरमेंटल लेप्स रेट भी बोलते हैं लेप्स रेट को। अब लेप्स रेट समझना, होता क्या है, फिर से वही चीज है कि हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाते जाते हैं तो टेम्परेचर में बदलाव होता है, टेम्परेचर में चेंजेस होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेप्स रेट या फिर इन्वायरमेंटल लेप्स रेट बोलते हैं। अब वो चेंजेस जो है ऊपर जाने के साथ साथ वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर विथ एल्टीट्यूड इज नोन एज लेप्स रेट। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल लेप्स रेट भी बोलते हैं। दोनों अलग चीज नहीं है, लेप्स रेट को ही इन्वायरमेंटल लेप्स रेट भी बोलते हैं। इन लोअर एटमॉस्फेयर जनरली अपने को ट्रोपोस्फियर में क्या देखने को मिलता है, अप टू द हाइट 11 किलोमीटर टेम्परेचर डिक्रीज होते जाता है। तो वही चीज बताया है
कि लोअर एटमॉस्फेयर में, जो कि बेसिकली ट्रोपोस्फियर होता है, अप टू 11 किलोमीटर हाइट अबोव द अर्थ सरफेस द टेम्परेचर डिक्रीजेस लीनियरली, ठीक है, एंड विथ एल्टीट्यूड इंक्रीजेस, मतलब कि हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। और उससे ऊपर जाओगे ट्रोपोस्फियर से ऊपर, तो मैं बताया था कि अब बढ़ने लग जाएगा टेम्परेचर घटने के बजाय। तो ये सब लेप्स रेट कहलाता है। लेकिन आडियाबेटिक लेप्स रेट क्या होता है? आडियाबेटिक लेप्स रेट ये होता है कि इट इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। इसमें कंपलसरी आपको बताया गया है कि ऊपर एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज ही होगा, ठीक है। डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स विथ इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो एयर पॉल्यूटेंट्स उसका भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो वही चीज है, इट इज डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स विथ इंक्रीज इन हाइट। तो ये होता है आपका आडियाबेटिक लेफ्ट रेट, ठीक है। तो आडियाबेटिक लेफ्ट रेट को ही हम, अब मैं आगे क्या लिखूंगा, ए एल आर लिखूंगा, तो आप लोग समझ जाए ना, वो आडियाबेटिक लेफ्ट रेट होगा। इन्वायरमेंटल लेफ्ट रेट को मैं ई एल आर लिखूंगा, तो आप लोग समझ जाना कि वो इन्वायरमेंटल लेफ्ट रेट है। तो कंडीशंस है, उसको मैं बताया हुआ हूँ कि इन्वायरमेंटल लेप्स रेट अगर ज्यादा होगा आडियाबेटिक लेप्स रेट से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर आडियाबेटिक लेप्स रेट बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, इन्वायरमेंटल लेप्स रेट ज्यादा होगा आडियाबेटिक लेप्स रेट से, तो उसको हम लोग सुपर आडियाबेटिक लेप्स रेट बोलेंगे, और ये एक प्रकार का अनस्टेबल कंडीशन होगा। याद रखना, अनस्टेबल कंडीशन होगा, लेकिन ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा। उल्टा है ना, याद रखना, स्टेबल कंडी अनस्टेबल बोलेंगे। इसमें होगा क्या? अनस्टेबल होने से एयर पॉल्यूटेंट्स होंगे, रेपिडली फैलेंगे, मतलब कि हवा वगैरह का स्पीड ज्यादा होगा, और किसी भी कारण से क्या होगा? रेपिडली क्या होगा? पॉल्यूशन का डिस्पर्सन होगा, फैलेगा, रेपिडली फैलेगा। एंड जिसके कारण क्या होगा? लेस इंटेंसिटी ऑफ एयर पोल्यूशन होगा। याद रखना, लेस इंटेंसिटी ऑफ एयर पोल्यूशन होगा। अनस्टेबल का मतलब आप लोग कुछ भी दूसरा मत लगाना, बस यहाँ पर याद कर लेना कि इन्वायरमेंटल लेप्स रेट अगर ज्यादा होगा एडियाबेटिक से, तो उसको सुपर एडियाबेटिक लेप्स रेट बोलेंगे। अनस्टेबल कंडीशन होगा, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ एयर पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि वो रेपिडली फैलेगा। और जस्ट इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, इन्वायरमेंटल लेप्स रेट अगर कम होगा एडियाबेटिक लेप्स रेट से, तो उसको हम लोग स्टेबल कंडीशन बोलेंगे, या फिर सब एडियाबेटिक लेप्स रेट बोलेंगे, स्टेबल कंडीशन होगा। लेकिन स्टेबल कहने का मतलब ये नहीं है कि पॉल्यूशन कम होगा, पॉल्यूशन ज्यादा होगा। रिजल्ट इन मोर पॉल्यूशन, क्यों? क्योंकि इसमें इफेक्टिव डिस्पर्सन ऑफ पॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। बहुत कम स्लोली क्या होगा? डिस्पर्सन होगा पॉल्यूशन को। आ गया समझ में? अब आगे हम लोग देखेंगे निगेटिव लेप्स रेट क्या होता है। निगेटिव लेप्स रेट को ही इन्वर्सन बोलते हैं। अब समझना है यहाँ पर। अब इन्वर्सन का मतलब क्या होता है? मैं बताया कि टेम्परेचर जो होगा हाइट के साथ साथ कम होने के बजाय अब बढ़ने लग जाएगा, ठीक है ना। कम होने के बजाय ऊपर जाते जाओगे तो अब बढ़ने लग जाएगा, उस कंडीशन को हम लोग इन्वर्सन बोलते हैं। मतलब ये कंडीशन क्या है कि ऊपर में टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन नीचे में धरती में सरफेस में, अर्थ सरफेस में टेम्परेचर कम है। तो जो भी पॉल्यूटेंट्स होंगे वो अब क्या होंगे? ऊपर जाने के बजाय अब नीचे जमीन में, धरती में ही रहेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो चीज गर्म होता है वो हल्का होने के कारण ऊपर जाता है, लेकिन अब पॉल्यूटेंट्स नीचे में, जमीन में टेम्परेचर कम है, तो वहां पर अब टेम्परेचर नीचे में कम होने के कारण वो क्या हो जाएगा? वो नीचे में ही रहेगा। आ रहा है समझ में? जबकि ये नॉर्मल कंडीशन होता है, इन्वर्सन कंडीशन नहीं होता। तो इस कंडीशन में क्या होता है? नीचे धरती सरफेस में, अर्थ सरफेस में टेम्परेचर ज्यादा होता है, ऊपर जाते जाते कम होते जाता है। तो अब उसके कारण क्या होता है? नीचे में गर्म टेम्परेचर होने के कारण पॉल्यूटेंट्स गर्म होते हैं, और वो हल्के होने के कारण ऊपर जाते हैं, ठीक है। जो कि अब नहीं होगा। तो इसी कारण इन्वर्सन कंडीशन जब भी आता है तो ये वर्स्ट कंडीशन होता है, और इसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो वही चीज है। तो ठंडी वगैरह में जो कोहरा वगैरह जमता है, और जिसके कारण पॉल्यूशन क्या होता है? ऊपर नहीं जाता, नीचे ही बने रहता है। तो जिसके कारण अपने को फॉग वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। उसको ऐसे समझ सकते हो। तो ये क्या है? इट इज द रेट ऑफ रेट एट विच टेम्परेचर ऑफ द एयर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। एंड ड्यूरिंग इनवर्सन एटमॉस्फेयर इज सेड टू बी स्टेबल। अभी कंडीशन तो स्टेबल होता है, लेकिन स्टेबल का मतलब मैं क्या बताया था? अब डिस्पर्सन नहीं होगा, जिसके कारण पॉल्यूशन रेपिडली डिस्पर्स नहीं होगा, और रिजल्ट इन मोर पॉल्यूशन। तो स्टेबल कंडीशन आता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब कि जो ऊपर जाने के बाद जो नीचे बरस रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। अभी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। किसी भी फॉर्म में, मतलब कि बारिश हो सकता है,
पानी के फॉर्म में, वाटर ड्रॉप के फॉर्म में या फिर स्नोफॉल के फॉर्म में। जनरली आप लोग देखोगे जब आपका प्रेसिपिटेशन होता है, बरसता है पानी, उसके बाद वातावरण एकदम साफ हो जाता है। तो वही चीज़ लिखा है कि क्लीन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि जब वाटर ड्रॉप्स आते हैं तो अपने साथ पॉल्यूटेंट्स को भी नीचे लेके आ जाते हैं और जो वातावरण है कुछ समय के लिए बढ़िया साफ लगता है। इसीलिए जब पानी बरस जाता है उसके बाद जब धूप-वूप निकलता है, वातावरण साफ होता है, बादल खुलता है तो बढ़िया साफ वातावरण लगता है कुछ समय के लिए। ठीक है? और फिर गाड़ी-वाड़ी जब चलना चालू होगा तो फिर से खराब हो जाता है। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है? अगले पॉइंट में आपको बताया गया है कि ह्यूमिडिटी इट इन्फ्लुएंसेस द कोरोसिव एक्शन। तो ह्यूमिडिटी जब एटमॉस्फेयर में आता है, ह्यूमिडिटी होती है, तो उस केस में कोरोजन एक्टिविटी बढ़ जाती है। कोरोजन एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट एंड आल्सो फॉग फॉर्मेशन, और फॉग फॉर्मेशन भी ह्यूमिडिटी के कारण देखने को मिलता है। ये सब बताया गया है, ठीक है? उसके बाद इंडियन एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कितना परमिसिबल लिमिट होता है ये आपको बताया गया है कि एसपीएम मतलब पर्टिकुलर मैटर होता है, और SO2 है, उसका मतलब तो जान ही रहे होगे, NOx और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब का परमिसिबल लिमिट बताया गया है। इंडस्ट्रियल एरिया में एसपीएम का परमिसिबल लिमिट 500 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, यूनिट याद रखना, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में 500 होता है, रेसिडेंशियल में 200 होता है एंड सेंसिटिव एरिया में 100 होता है, ठीक है? और सेंसिटिव एरिया में 100 होता है। उसके बाद फिर इधर देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का जो परमिसिबल लिमिट होता है 30, 80 और 120 का होता है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का भी सेम 3, 80, 120 का होता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड का 1000, 2000 एंड 5000 होता है, ठीक है? तो इस टेबल को याद रखना बहुत आसान है, 100, 200, 500, उसके बाद फिर क्या है, 30, 80, 100, 30, 80, 100, ठीक है? और उसके बाद फिर 1000, 2000 और 5000, ठीक है? तो ये जो फर्स्ट वाला है इसमें 100 में था और ये लास्ट वाले में आपका 1000 में हो जाएगा। 100, 200, 500, तो वो 1000, 2000, 5000 हो गया, ठीक है? बाकी ये दोनों आपका सेम है, 30, 80, 120, और याद रखना है सबसे नीचे में, फिर उसके ऊपर में रेसिडेंशियल एरिया या फिर रूरल एरिया, विलेज एरिया, और उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर परमिसिबल रहेगा, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा ही परमिसिबल रहेगा, ठीक है? आ गया समझ में? आगे देखें, एक मिनट रुकना। इसके बाद हमको पढ़ना है स्टेक एंड प्लूम के बारे में। स्टेक मतलब होता है आपका चिमनी। इसका मतलब क्या होगा, चिमनी, जो इंडस्ट्री में जो चिमनी वगैरह यूज करते हैं ताकि धुआं जो ऊपर एटमॉस्फेयर में चल दे, और प्लूम का मतलब होता है धुआं, ठीक है, जो चिमनी से निकल रहा है। आगे समझ में? तो ये जो प्लूम होता है, प्लूम इज डिफाइंड एज द पाथ टेकन बाय द गैसियस एफ्लुएंट। जो भी गैसियस एफ्लुएंट चिमनी से निकलती है तो उसके पाथ को दर्शाता है ये प्लूम है, मतलब प्लूम, ठीक है? तो एमिटेड फ्रॉम द स्पेसिफिक आउटलेट सच एज चिमनी या फिर स्टेक। चिमनी को स्टेक भी बोलते हैं। आगे समझ में? तो प्लूम और स्टेक क्या होता है। तो इफेक्टिव हाइट ऑफ स्टेक जब आपको पूछेगा तो हाइट ऑफ स्टेक तो लेना ही है, साथ ही साथ प्लूम का जो हाइट है वो भी ऐड करोगे तो इफेक्टिव हाइट ऑफ स्टेक मिलेगा। जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि ये आपका चिमनी का हाइट था स्मॉल एच, और डेल एच आप क्या लिखे हैं, प्लूम का हाइट लिखे हैं। तो प्लूम का हाइट को जब जोड़ोगे स्टेक के हाइट यानी चिमनी की हाइट से, तो आपको क्या मिलेगा, इफेक्टिव हाइट मिलेगा स्टेक का। टाइप्स ऑफ प्लूम देखते हैं। प्लूम बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इसको अच्छे से समझना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ प्लूम में सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है, लूपिंग प्लूम है, ठीक है? तो ये जो लूपिंग प्लूम होता है ये लूप के फॉर्म में, देखो यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है, लूपिंग प्लूम। तो लूपिंग प्लूम को लूपिंग प्लूम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो ऐसा ऐसा ऊपर ऊपर क्रेस्ट, और उसके बाद फिर क्या बोलना चाहिए, स्ट्रिंग और गर्थ, मतलब ये ऊपर ऐसा जा रहा है ना, ठीक है, इसी कारण उसको लूपिंग प्लूम बोलते हैं। और इस केस में क्या होता है, इन्वायरमेंटल लेफ्ट रेट ज्यादा होता है एडियाबेटिक लेफ्ट रेट से, ठीक है? फिर से बोल रहा हूँ, इन्वायरमेंटल लेफ्ट रेट जब एडियाबेटिक लेफ्ट रेट से जब ज्यादा होता था तो कौन सा कंडीशन होता था, बोला था मैं, वो अनस्टेबल कंडीशन, मतलब सुपर एडियाबेटिक कंडीशन होता था। अनस्टेबल कंडीशन अच्छा होता है कि खराब होता है, अच्छा होता था ना, ठीक है? इसमें क्या होता था आपका, रेपिडली स्प्रेड होता है, ठीक है? ये जो धुआं निकल रहा है आपका चिमनी से, धुआं जो निकल रहा है वो रेपिडली स्प्रेड हो जाएगा। आ रहा है समझ में? जिस डायरेक्शन में मान लेते हैं इस डायरेक्शन में आपका विंड है, तो विंड के स्पीड के कारण वो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा और रेपिडली स्प्रेड हो जाएगा, ठीक? आगे समझ में? लूपिंग प्लूम क्या होता है, पॉल्यूशन स्प्रेड रेपिडली। बस आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, पहला वाला पॉइंट, फिर आपको सब अपने से बन जाएगा, ठीक है?
लूपिंग प्लूम में क्या होता है, इन्वायरमेंटल लेप्स रेट ज्यादा होता है एडियाबेटिक लेप्स रेट से, और जिसके कारण आपका सुपर एडियाबेटिक कंडीशन होगा। न्यूट्रल प्लूम में क्या होगा, इन्वायरमेंटल लेप्स रेट और एडियाबेटिक लेप्स रेट दोनों बराबर होगा, जाहिर सी बात है। अब दोनों बराबर होगा जिसके कारण अपने को किस प्रकार का दिख रहा है, देखो धुआं निकल रहा है, कुछ विंड ही नहीं है, ऐसा समझ लो कि विंड की जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो है, या फिर विंड एब्सेंट है, या फिर बहुत कम मात्रा में, जिसके कारण धुआं क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो ये वर्टिकल प्लूम मूवमेंट होता है इस केस में, न्यूट्रल प्लूम के केस में। ठीक है, न्यूट्रल प्लूम के केस में क्या होता है, वर्टिकल प्लूम मूवमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं कोनिकल प्लूम क्या होता है। नाम से ही क्लियर है आपका, कोनिकल शेप में देखो ऐसे यहाँ पर से धुआं निकल रहा है, तो ये कोनिकल प्लूम हो गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। इस केस में भी क्या होता है आपका स्टेबल कंडीशन, मतलब इन्वायरमेंटल लेप्स रेट क्या होता है, आडियाबेटिक लेप्स रेट से ज्यादा होगा। तो ये भी आपका स्टेबल कंडीशन होता है। स्टेबल मतलब कि क्या होगा, अब आपका जो रेपिडली हवा नहीं चल रही है, ठीक है, तो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब डिस्पर्सन हो रहा है, देख लो आप धुआं का। ठीक है, तो ऐसा कुछ निकलने के बाद कोनिकल शेप में आपका डिस्पर्सन होता है, स्लोली स्लोली, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोनिक प्लूम बोलते हैं। अब ये आपका फेनिंग प्लूम दिख रहा है, फेनिंग प्लूम। तो फेनिंग प्लूम क्या होता है, इसमें इन्वर्जन कंडीशन आता है, और इन्वर्जन कंडीशन में मैं क्या बोला था, अब नीचे का जो टेम्परेचर है वो ठंडा रहेगा, और ऊपर का टेम्परेचर क्या होगा, गर्म रहेगा। अब जिसके कारण मान लो यहीं पर धुआं निकल रहा है, अब ये धुआं ऊपर जाना चाहिए, ठीक है ना, ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर क्या है, गर्म है, नीचे का टेम्परेचर ठंडा है। तो ये बस ये ऐसा अपने ही पाथ में हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फेनिंग प्लूम बोलते हैं। ठीक है, ना ऊपर जाएगा ना नीचे, बस ये आपका जहां से निकला उसी, जिस डायरेक्शन में आपका विंड है, तो उसी डायरेक्शन में आपका मूवमेंट करने लग जाएगा। तो इसको फेनिंग प्लूम बोलते हैं, एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम इन्वर्जन कंडीशन। इस चीज को, इस पॉइंट को याद रखना है। आपको पूछता है कि इन्वर्जन कंडीशन में कौन सा प्लूम ऑकर होगा, तो आपका फेनिंग प्लूम। लॉफ्टिंग प्लूम सबसे बेस्ट कंडीशन माना जाता है। लॉफ्टिंग प्लूम में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सुपर आडियाबेटिक इन्वायरमेंट एग्जिस्ट होता है, मतलब कि अनस्टेबल कंडीशन ऑकर होता है। अब ये अनस्टेबल कंडीशन में क्या होगा, इन्वायरमेंटल लेप्स रेट ज्यादा होता है। अच्छा सॉरी, लॉफ्टिंग प्लूम में दो कंडीशन एक साथ ऑकर होते हैं। ठीक है, दो कंडीशन एक साथ ऑकर होता है, जैसे आपको दिख रहा होगा, नीचे में इन्वर्जन है, मतलब कि प्लूम के नीचे में, और उसके ऊपर ऊपर में क्या है आपका सुपर आडियाबेटिक लेप्स रेट, सुपर आडियाबेटिक कंडीशन ऑकर हुआ है। किसके कारण ऑकर होता है, इन्वायरमेंटल लेप्स रेट जब आडियाबेटिक लेप्स रेट से ज्यादा होता है तो। अब इस कंडीशन को समझना, जब दोनों कंडीशन एक साथ होते हैं तो इसमें इस कंडीशन में लॉफ्टिंग प्लूम ऑकर होता है, और इस लॉफ्टिंग प्लूम में क्या होता है, जैसे ही धुआं निकलता है ऊपर की ओर चल देता है, नीचे नहीं आता। ठीक है, रेपिडली। तो ऐसा कंडीशन जब होगा तो ये बहुत ही अच्छा कंडीशन माना जाएगा, क्योंकि नीचे आ ही नहीं रहे, तो हमारे वातावरण को, मतलब जो नीचे हम लोग रह रहे हैं बेसिकली, तो हमको हानि नहीं पहुंचा रहा है, वो ऊपर चल दे रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है उसको समझते हैं। नीचे में इन्वर्जन कंडीशन है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग ऊपर जाते जा रहे हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और नीचे में क्या है आपका लो टेम्परेचर है। ठीक है, और जबकि ये सुपर आडियाबेटिक कंडीशन है, इसमें क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल लेप्स रेट ज्यादा है आडियाबेटिक लेप्स रेट से। ठीक है, मतलब ये नॉर्मल कंडीशन है, इसमें भी हम लोग जब ऊपर जाते जा रहे हैं तो क्या होते जा रहा है, टेम्परेचर टेम्परेचर क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। तो अब यहाँ पर से जो धुआं निकलेगा, यहाँ पर का टेम्परेचर ऑलरेडी क्या है, गर्म है, और नीचे ऊपर जाते जा रहे हैं टेम्परेचर कम होते जा रहा है, तो यहाँ पर का टेम्परेचर मतलब कि गर्म होने के कारण क्या होते जाएगा, वो हवा मतलब कि लाइट वेट हो जाएगा ना, जो भी पर्टिकुलर मैटर निकलेंगे, और जिसके कारण वो ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं आएगा। नीचे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नीचे का टेम्परेचर ऑलरेडी ठंडा है, ऑलरेडी ठंडा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर का टेम्परेचर गर्म होने के कारण वो नीचे आ ही नहीं पाएगा, वो ऊपर ही जाएगा। ठीक है ना, ऐसा समझ लो, आगे समझ में। तो इट इज बेस्ट केस, और इन दिस टाइप ऑफ द प्लूम एयर पॉल्यूटेंट विल नेवर कम्स बिलो द इन्वर्जन लेयर, एंड दस पॉल्यूटेंट नेवर रीचेस टू द ग्राउंड। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो प्लूम होते हैं वो नीचे नहीं आते हैं, वो डायरेक्टली ऊपर चल देते हैं। ठीक है, आपको बेसिकली याद क्या रखना है, इतना चीज नहीं समझ में आ रहा है तो लॉफ्टिंग प्लूम में आपका इन्वर्जन नीचे होता है, ऊपर में आपका आडियाबेटिक लेप्स रेट या फिर सुपर आडियाबेटिक कंडीशन आएगा।
ठीक है, सुपर एडियाबेटिक कंडीशन आएगा जिसमें इन्वायरमेंटल लेफ्ट रेट ज्यादा होगा एडियाबेटिक लेफ्ट रेट से, जिसके कारण हमको क्या मिलता है, बेस्ट केस देखने को मिलता है इस केस में। उसके बाद देखते हैं फ्यूमिगेटिंग प्लूम। फ्यूमिगेटिंग प्लूम जस्ट वाइस वर्सा होता है लॉफ्टिंग प्लूम का। इसमें क्या हो जाएगा, इन्वर्जन ऊपर हो जाएगा और जो सुपर एडियाबेटिक कंडीशन है वो नीचे आ जाएगा। सुपर एडियाबेटिक कंडीशन नीचे आ जाएगा जिसके कारण अब जो प्लूम थे वो ऊपर ही नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली नीचे आएगा। क्यों होता है देखो, यहाँ पर ऊपर में इन्वर्जन कंडीशन है और नीचे में सुपर एडियाबेटिक, मतलब कि नीचे में क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा था और ऊपर जाते जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम होते जा रहा है, ठीक है ना, लेस होते जा रहा है। जबकि इन्वर्जन के कारण क्या होता है, यहाँ पर का जो नीचे का जो टेम्परेचर है वो क्या है, वो लेस है और ऊपर का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, मतलब इस वाले लेयर में ऊपर जाते जा रहे हैं। तो अब जैसे ही धुआं निकलेगा तो उसको कैसा टेम्परेचर मिलेगा, लेस टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर इस वाले पोर्शन में टेम्परेचर लेस है और यहाँ पर से जैसे ही नीचे जाएंगे, नीचे में आपका हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर है, ठीक है, जिसके कारण अब वो क्या होगा, नीचे जाएगा। आ रहा समझ में, सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैं? यहाँ पर जैसे ही निकलेगा तो टेम्परेचर लेस है जिसके कारण वो भारी हो जाएगा ना, यहाँ पर का पॉल्यूटेंट जो है, अब भारी होने के कारण वो नीचे आ जाएगा, बस यही है और कुछ नहीं। और फिर से यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर से वो थोड़ा सा गर्म होगा और फिर से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आके फिर ठंडा हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, मतलब यहीं का यहीं वो घूमते रहेगा नीचे के लेयर में ही। आ रहा है समझ में? तो मतलब ये सबसे वर्स्ट कंडीशन होता है, ठीक है, इन्वर्जन होता है इस केस में, इन्वर्जन ऑफ लॉफ्टिंग प्लूम है ये। आ गया, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, फ्यूमिगेटिंग जो कंडीशन है, फ्यूमिगेटिंग प्लूम है, ये वर्स्ट कंडीशन होता है क्योंकि इसमें इन्वर्जन अबोव द चिमनी होता है और नीचे जो होता है चिमनी के वो क्या होता है, सुपर एडियाबेटिक कंडीशन होता है, जिसमें प्लूम जो होता है वो ऊपर नहीं जाता है, वो नीचे आ जाता है, ठीक है। आ गया समझ में? ये सबको मैं थोड़ा मिटाल देता हूँ, ठीक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब आगे देखते हैं ट्रेपिंग प्लूम क्या होता है। ट्रेपिंग प्लूम क्या होता है, इस केस में तीन कंडीशन एक साथ आते हैं। देखो यहाँ पर इन्वर्जन कंडीशन सबसे नीचे में, बीच में दिख रहा होगा आपको सुपर एडियाबेटिक लेफ्ट रेट, सुपर एडियाबेटिक कंडीशन, और सबसे ऊपर में इन्वर्जन कंडीशन, मतलब ऊपर और नीचे जो होता है इन्वर्जन कंडीशन और बीच में जो होता है सुपर एडियाबेटिक कंडीशन होता है। अब इस केस में क्या होता है, जो प्लूम होता है ना ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऐसे ही करके आपका इसी लेवल में जैसे दिख रहा होगा डायग्राम में बने रहता है, ठीक है। व्हेन इन्वर्जन कंडीशन एग्जिस्ट ओवर एंड बिलो, आपको बेसिकली यही याद रखना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैपिंग प्लूम बोलते हैं। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, समझा भी दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। बाकी ये हमारे लिए कोई काम का नहीं होता, ये वाला पोर्शन राइट वाला। इसमें क्या है, नीचे में इन्वर्जन है तो जिसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नीचे में आपका कम था, ऊपर जाते जा रहे हैं तो बढ़ते जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर इस पोर्शन में देखेंगे तो नीचे में क्या होगा, थोड़ा सा लेस टेम्परेचर होगा, ऊपर में जाएगा तो बढ़ जाएगा, ठीक है। इन्वर्जन के कारण क्या होता है, आपका नीचे में आपका लेस टेम्परेचर रहेगा और ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा। अब जैसे ही प्लूम निकल रहा है तो इस वाले लेयर में क्या दिख रहा है, उसको ज्यादा टेम्परेचर दिख रहा है, ठीक है ना। ये ऊपर में सुपर एडियाबेटिक के ऊपर में क्या है, यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर, जिसके कारण अब वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अब ऊपर जैसे ही जाएगा तो इन्वर्जन का जो लोअर लेयर है, इन्वर्जन वाले लेयर में जो लोअर लेयर है यहाँ पर लेस टेम्परेचर, जिसके कारण वो क्या हो जाएगा, फिर से ठंडा हो जाएगा और फिर से इसी लेवल में वो बना रहेगा, ठीक है ना, इसी लेवल में वो बना रहेगा, ठीक। गर्म होकर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा लेकिन वो फिर से ठंडा हो जाएगा, जिसके कारण से वो उसी लेयर में बना रहेगा और वो हॉरिजॉन्टली लगभग मूवमेंट करेगा, ठीक है। आगे समझ में? नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन अब देखते हैं भाई जल्दी से और खत्म करते हैं आज का लेक्चर। नॉइस पॉल्यूशन जो होता है, जरूरत से ज्यादा जब, मतलब कि हमारे कान को जब सही ना लगे, ठीक है, एक लेवल तक क्या होता है, वो जो जो भी आ रहा है साउंड, वो साउंड कहलाता है, आवाज कहलाता है। लेकिन वो जो साउंड जो होता है जब ज्यादा हो जाता है, हमारे कानों के लिए सही नहीं होता, तो वो नॉइस कहलाता है। जब इरिटेटिंग हो जाता है तो नॉइस कहलाता है। तो फॉर द स्टडी ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन वी विल रिलेट साउंड विथ एनर्जी। तो जितना ज्यादा एनर्जी होगा, ठीक है ना, जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा नॉइस होगा, उतना ज्यादा साउंड ज्यादा होगा। तो साउंड की एनर्जी, मतलब कि साउंड को किससे रिलेट करते हैं हम लोग, एनर्जी से रिलेट करते हैं। तो वही लिखा है, एनर्जी ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगा, और इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो क्या होगा, साउंड ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब प्रेशर ज्यादा होगा,
एनर्जी ज़्यादा, इंटेंसिटी ज़्यादा, एंड उसके कारण क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा। ये साउंड का प्रेशर है, साउंड की इंटेंसिटी है, और ये एनर्जी है। तो साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव, मतलब कि आपका ऐसा मोशन करता है, ठीक है ना, पढ़े होगे आप लोग बचपन में। तो जो साउंड जो होता है उसके बारे में हम लोग दो तीन चीजें जान रहे हैं कि एक तो वैक्यूम में साउंड मूवमेंट नहीं करता है, मतलब कि जाके इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर से पृथ्वी से बाहर जाके आप लोग आकाश में अगर बात करोगे तो आपके बगल वाला नहीं सुन पाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई क्या बोलना चाहिए, मीडियम ही प्रेजेंट नहीं है। तो साउंड के ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, और वो कैसा ट्रेवल करता है, अनुप्रस्थ ट्रेवल करता है। अनुप्रस्थ मतलब साइन वेव में ट्रेवल करता है। ये सब जान रहे हैं हम लोग। एंड साउंड इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ डेसिबल, ये तो जान ही रहे हो, डेसिबल में हम लोग मेजर करते हैं। साउंड फर्स्ट बिकम्स ऑडिबल इज नोन एज थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, मतलब कि वो मिनिमम साउंड लेवल जिसको हम लोग सुन पाते हैं उसी को हम लोग थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग बोलते हैं। उसी को रेफरेंस प्रेशर भी बोलते हैं, और जितना प्रेशर होता है उसमें साउंड का जो प्रेशर डेवलप होता है थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग के समय, उसी को हम लोग रेफरेंस प्रेशर बोलते हैं, जो कि 20 माइक्रो पास्कल होता है, ठीक है ना। 20 माइक्रो पास्कल क्या होता है, एक रेफरेंस प्रेशर होता है, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग होता है। उसके बाद रेशियो ऑफ टू प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड प्रेशर लेवल बोलते हैं। साउंड प्रेशर लेवल सुने होंगे, तो वो क्या होता है एक्चुअली में, दो प्रेशर लेवल या फिर दो प्रेशर के रेशियो को ही साउंड प्रेशर लेवल बोलते हैं। साउंड प्रेशर लेवल निकालने का एक तरीका होता है जिसको हम लोग 20 log 10, जो भी साउंड प्रेशर है उसको हम लोग रेफरेंस प्रेशर से डिवाइड करते हैं। रेफरेंस प्रेशर हमेशा कितना होगा, 20 माइक्रो पास्कल होगा, उससे हम लोग डिवाइड करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे लॉग को, तो अपने को क्या मिल जाएगा, साउंड प्रेशर लेवल मिल जाएगा डेसिबल में, ठीक है, डेसिबल में साउंड प्रेशर लेवल मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं ऑडिबल साउंड प्रेशर रेंजेस। जो ऑडिबल साउंड प्रेशर जो इंटेंसिटी है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है, तो आपका 0.4 बार 02, मतलब 402 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल, से लेके 200 पास्कल तक वेरी करता है, ठीक है। अब इसको माइक्रो पास्कल में लिखेंगे तो 20 माइक्रो पास्कल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है 20 माइक्रो पास्कल से लेके 200 पास्कल तक, या फिर 20 माइक्रो पास्कल को आप लोग पास्कल में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.402 पास्कल, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पता है कि 1 पास्कल कितने के बराबर होता है, 94 डेसिबल के बराबर होता है, ठीक है, 94 डेसिबल के बराबर होता है। आगे देखते हैं, ह्यूमन कैन हियर साउंड इन फ्रीक्वेंसी। देखो, अगर आपको पूछेगा कि साउंड का जो प्रेशर लेवल होता है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है जिसको हम लोग सुन पाते हैं, तो आप लोग बोलोगे 20 माइक्रो पास्कल टू 200 पास्कल। लेकिन उसी को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में पूछेगा, ह्यूमन का जो हियर है वो कितनी फ्रीक्वेंसी को सुन पाता है साउंड के, तो ह्यूमन कैन हियर द साउंड इन अ फ्रीक्वेंसी रेंजेस बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, या फिर 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक सुन पाता है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, हर्ट्ज, ठीक है। तो इफ टू साउंड लेवल ऑफ द सेम, उसके बाद अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ टू साउंड लेवल ऑफ सेम इंटेंसिटी आर एडेड देन रिजल्टेंट विल बी इंक्रीज बाय 3 यूनिट। नहीं समझ में आया क्या, कि अगर आपको पूछा गया है कि एक जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे 60 डेसिबल का नॉइस निकल रहा है, और एक साउंड इंस्ट्रूमेंट है जिससे भी 60 डेसिबल का साउंड निकल रहा है, तो दोनों का जो एडिशन है, दोनों जब एक साथ चलेंगे तो कितना डेसिबल का कितना नॉइस अपने को सुनाई देगा, तो ये हो जाएगा 63 डेसिबल का। क्योंकि यहाँ पर आपको लिखा हूं कि दो साउंड लेवल की जो इंटेंसिटी अगर समान होगी और दोनों जब एक साथ चलेंगे तो कितना इंक्रीज हो जाएगा उसके इंटेंसिटी में, तो 3 यूनिट का, ठीक है, 3 डेसिबल का इंक्रीमेंट हो जाएगा, जो अपने को कितने का सुनाई देगा, 63 डेसिबल का। और एक और क्वेश्चन आता है, अब ये तो तब हो गया जब बराबर होगा। मान लेते हैं 60 डेसिबल का है, एक से निकल रहा है एक इंस्ट्रूमेंट से, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से निकल रहा है मान लो 70 डेसिबल का, तो इसका कैलकुलेशन का एक लंबा चौड़ा, मतलब कि आपको लॉग के फॉर्म में सॉल्यूशन करना पड़ेगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक से आप लोगों को आंसर लगभग निकल जाएगा। तो अगर एक क्वेश्चन आ गया आपको ऐसा कि 60 डेसिबल निकल रहे हैं एक से 70 डेसिबल, तो जब दोनों एक साथ चल रहा है तो आपको कितने डेसिबल का साउंड सुनाई देगा, साउंड की इंटेंसिटी बताओ। तो ये हो जाएगा लगभग, जो ज्यादा
होता है ना, जो ज्यादा इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस कर रहा है उसी के बराबर और उससे थोड़ा ज्यादा, मतलब कि आंसर आपका आएगा 70 पॉइंट समथिंग, जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब एक केस आ सकता है कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी तीनों में 70 पॉइंट कुछ कुछ करके आंसर दे दिया है, तो इस केस में तो आप लोग सरेंडर हो जाना, उसको आपको मतलब सॉल्व ही करना पड़ेगा डिटेल तरीके से। और मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन जो होगा वो गेट में आ सकता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जेई एई उसमें नहीं आना चाहिए, या फिर जिसमें कैलकुलेटर अलाउ कर रहा है उसमें आ सकता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला भी मैं नहीं बताया हुआ हूँ, ठीक है, बताने बोलोगे तो बता दूंगा कभी, लेकिन अभी नहीं बताया हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं आगे निकालना कैसे आंसर, अप्रोक्स समझ में आ गया ना, जो ज्यादा इंटेंसिटी रहेगा उसी के आसपास आंसर आएगा पॉइंट में। उसके बाद देखते हैं सम टिपिकल साउंड लेवल्स, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। विस्पर मतलब नॉर्मल फुसफुसाहट की आवाज, लड़की लोग फुसफुसा के बात करते हैं ना एक दूसरे से, बस वही वाला। तो ये जो है 30 डेसिबल, ठीक है ना, 30 डेसिबल एक दूसरे के जब चुगली करते हैं तो, है ना, तो ये 30 डेसिबल आगे समझ में। तो नॉर्मल फुसफुसाहट की जो आवाज होगी वो 30 डेसिबल की होगी। नॉर्मल कन्वर्सेशन एक दूसरे से जो मैं अभी जो आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ वो कितना हो जाएगा, 50 से 60 डेसिबल की आवाज में कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा नॉर्मल, जब एक दूसरे से आप लोग फ्रेंड लोग जब बात करते हैं, लड़के लोग जब बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 50 से 60 डेसिबल, ठीक है, आ रहा है समझ में। उसके बाद फिर लिमिट फॉर आवर ईयर्स, जो हमारी आंख, सॉरी आंख बोल दिया, कान, कान की जो लिमिट होगी, मतलब कि कितना तक वो सुन पाएगा, उसको दर्द नहीं देगा कान में, नॉइस नहीं कराएगा, तो 85 to 90 डेसिबल तक हम लोग सुनते हैं तो अपने कान को इरिटेशन नहीं होता है, लेकिन इससे ज्यादा जब सुनते हैं तो वो फिर हमारे लिए इरिटेशन होने लग जाता है कान के लिए, ठीक है। तो देखे होगे डीजे वगैरह जब चलता है तो वो उससे ज्यादा 90 डेसिबल वगैरह ज्यादा होता है, तो जो नाच रहा है तो उसको तो नहीं पता चलता, लेकिन जिसके घर के पास से निकलता है वो लोगों का दिमाग खराब हो जाता है ना। तो सिटी ट्रैफिक इन बिजी स्ट्रीट, तो जो सिटी ट्रैफिक्स होते हैं बिजी स्ट्रीट में, तो वो जो होते हैं 70 डेसिबल का नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, आवाज निकालते हैं। और उसके अलावा जब फैक्ट्रीज वगैरह जो होते हैं, फैक्ट्रीज में जो चलते रहता है ना, किसी फैक्ट्रीज में गोएंगे एकदम आवाज आते रहता है। उसके अलावा ट्रेन का जो इंजन का आवाज है, उसके अलावा जो ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, ट्रैफिक जैम के केस में पे पे बजाए पड़े हॉर्न, सब कोई सबका गाड़ी ऑन है, तो उस केस में आपका 110 120 डेसिबल के आसपास निकलता है नॉइस। जेट प्लेन मतलब कि हवाई जहाज वगैरह चलेगा तो 130 140 डेसिबल। रॉकेट जब लॉन्च होता है तो 180 डेसिबल। तो ये सब इतना ज्यादा होता है कि आप लोग डायरेक्ट कान से नहीं सुन पाते। इसीलिए जब रॉकेट लॉन्च वगैरह होता है तो एकदम दूर से गाइड करते हैं, और सब लोग क्या लगाए हुए होते हैं, हेडफोन लगाए हुए होते हैं, ठीक है ना, ईयर प्रोटेक्टर लगाए हुए होते हैं, ठीक है, ताकि नॉइज जो है वो कान में ना प्रवेश करे, एकदम दूर होने के बावजूद भी। तो ये कान फोड़ू आवाज होता है, मतलब कि डायरेक्ट अगर आप लोग सुन लोगे इसको तो आप लोगों का कान तुरंत फट जाएगा, ठीक है, तुरंत डैमेज हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑफ नॉइस। अब ये कुछ नॉइस लेवल है। थ्रेश होल्ड ऑफ ऑडिबिलिटी जो होता है 0 डेसिबल का होता है, लेकिन इसी को जब आपको माइक्रो पास्कल में पूछता है तो हम लोग बोलते हैं 20 माइक्रो पास्कल। तो डेसिबल में भी याद रखना 0 डेसिबल ऑडिबल लिमिट होता है, उससे ऊपर ही हम लोग सुन पाते हैं। 120 डेसिबल जो होता है पेन थ्रेश होल्ड होता है, बहुत ज्यादा कान दर्द करने लग जाएगा। 120 डेसिबल, वैसे तो 90 से ज्यादा ही इरिटेशन होता है, लेकिन यहाँ पर याद रख लेना। अगर आपको पूछेगा ना अपर लिमिट क्या है हमारे कान का, तो आपको यही आंसर लेना है, 85 to 90 डेसिबल, 120 को नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर 190 डेसिबल में मेजर परमानेंट डैमेज हो जाएगा, 180 190 डेसिबल में। उसके बाद देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑन बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। अब ये जो नॉइस का इफेक्ट क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, ये बताया है कि ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करता है, मसल स्ट्रेन में जो ब्लड प्रेशर है उसको इफेक्ट करेगा, टेम्परेरी डीफनेस हो जाएगा, डीफनेस समझ रहे हो, और उसके अलावा क्या हो जाएगा, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, डीफनेस हो जाएगा। उसके अलावा कार्डियक जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि हृदय से संबंधी बीमारी, कार्डियक डिस्टरबेंस इन ह्यूमन बींग्स। उसके बाद फिर एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल जो होता है हमारे घरों में जो यूज होता है, जैसे कि आपका कुछ भी चीज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो नॉइस का जो लेवल है वो किसके लिए कितना होता है। तो ऑडिटोरियम या फिर आपका म्यूजियम, म्यूजिक रूम्स होते हैं, उन सब के लिए जो होता है आपका 30 से 40 डेसिबल ऑडिबल रेंज होता है, मतलब जो अंदर प्रवेश करने का वो होता है ना, वॉइस, ठीक है, अंदर में।
उसके बाद फिर स्मॉल ऑफिस हो गया, कोर्ट हो गया, लाइब्रेरीज हो गया। लाइब्रेरीज में आपका 40 टू 45 डेसिबल का नॉइस, ठीक है। उसके बाद फिर स्कूल्स वगैरह में 45 टू 50 डेसिबल। लार्ज पब्लिक ऑफिस एंड बैंक स्टोर्स में आपका थोड़ा ज्यादा 50 से 60 डेसिबल, नॉर्मल कन्वर्सेशन के जितना। एंड फैक्ट्रीज में और ज्यादा हो जाएगा, 60 से 65 डेसिबल, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ऑडिटोरियम या फिर म्यूजियम में सबसे कम होगा आपका 30 से 40 डेसिबल, ठीक है। उसके बाद फिर स्मॉल ऑफिस, कोर्ट वगैरह हो गया, कोर्ट समझ रहे हो, उसके अलावा लाइब्रेरीज, ये सब में 40 से 45 डेसिबल। उसके बाद स्कूल में थोड़ा ज्यादा आपका 45 से 50 डेसिबल। और उसके बाद फिर ऑफिस में, बैंक में, स्टोर्स मतलब शॉपिंग मॉल वगैरह, नॉर्मल कन्वर्सेशन, ठीक है। उसके बाद फिर फैक्ट्रीज में आपका थोड़ा और ज्यादा 60 से 65 डेसिबल। कंटिन्यूअस नॉइज क्या होता है, अब ये 3 टर्म आपको बताया गया है, उसके बाद लेक्चर को खत्म करेंगे, आज का क्लास खत्म, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगा। कंटिन्यूअस नॉइज मतलब कि ऐसा नॉइज जो कंटिन्यूअस निकल रहा है, जो कि लगभग उसका 5 डेसिबल या फिर 5 डेसिबल से कम का नॉइज क्रिएट कर रहा है, तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस नॉइज बोलते हैं। तो अनइंटरप्टेड साउंड, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है, इस प्रकार के नॉइज से। तो 5 डेसिबल का नॉइज कंटिन्यूअस, 5 डेसिबल या फिर 5 डेसिबल से कम का जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो उसी को हम लोग कंटिन्यूअस नॉइज बोलते हैं। जनरली इसका एग्जांपल फैन वगैरह जो घर के चीजें होती है, ठीक है ना। फैन जो हो गया कंटिन्यूअस चल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ आवाज आते रहता है, तो वही चीज है। इंटरमीडिएट नॉइज क्या होता है, इंटरमीडिएट नॉइज वो होता है जो कि कंटिन्यूअस 1 सेकंड के लिए या फिर 1 सेकंड से थोड़े ज्यादा समय के लिए चलेगा और उसके बाद फिर से रुक जाएगा 1 सेकंड या फिर 1 से ज्यादा सेकंड के लिए। नहीं समझ में आया? इट इज द नॉइज विच इज कंटिन्यूअस फॉर मोर देन 1 सेकंड। कंटिन्यूअस 1 सेकंड से ज्यादा के लिए आवाज करेगा एकदम भर्रर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 
सेकंड के लिए रुक जाएगा और उसके बाद फिर से आवाज करेगा। जैसे कि आपका ड्रिलिंग मशीन, अगर ड्रिलिंग मशीन वगैरह का काम चलता है, कंस्ट्रक्शन वर्क कहीं पर चल रहा है आपके घर के आसपास में, तो वहां पर कैसे चलेगा, पर्र करके चलेगा कुछ सेकंड के लिए, फिर रुक जाएगा कुछ सेकंड के लिए, ठीक है ना, 1 सेकंड के लिए या फिर उससे ज्यादा के लिए, उसके बाद फिर से चलेगा। तो इस प्रकार का जो नॉइस क्रिएट होता है ड्रिलिंग मशीन वगैरह से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट नॉइस बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं इम्पल्स नॉइस क्या होता है। इम्पल्स नॉइस जो होता है 1 सेकंड से कम समय के लिए, ठीक है, मतलब कि लगभग 0.5 सेकंड के लिए 40 डेसिबल या फिर उससे ज्यादा का नॉइस क्रिएट करेगा, ठीक है ना, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो चेंज ऑफ द साउंड प्रेशर एटलीस्ट 40 डेसिबल या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, चेंज ऑफ साउंड प्रेशर एटलीस्ट 40 डेसिबल विद इन 0.5 सेकेंड, ठीक है। सिर्फ 0.5 सेकेंड के लिए नॉइस क्रिएट होगा 40 डेसिबल या फिर उससे ज्यादा डेसिबल के लिए, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा विथ अ ड्यूरेशन ऑफ लेस देन 1 सेकेंड, ठीक है। आ रहा है समझ में? इसका एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि अचानक हमारे घर में क्या हो जाता है, बर्तन वगैरह गिर जाता है, ठन से आवाज आता है, ठीक है, कुछ भी अचानक से आवाज आता है, या फिर फटाका फूटने का आवाज आता है, ठीक है ना, कोई भी अचानक बम फोड़ देता है, ठीक है, तो आवाज आता है, या फिर जो फायर का आवाज है, गोली का आवाज जो निकलता है ठा ऐसे, ठीक है, तो ये कुछ सेकंड के लिए, 1 सेकंड से भी कम समय के लिए ठा से आवाज आता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स नॉइस बोलते हैं, ठीक है, इम्पल्स नॉइस बोलते हैं। तो इम्पल्स नॉइस थोड़ा खतरनाक भी होता है। तो इस प्रकार का जो नॉइस जो होता है वो ज्यादा मतलब कि क्रिएटिव नहीं होना चाहिए, ज्यादा लेवल नहीं होना चाहिए इसका। इसीलिए जो 6 नंबर का बम या फिर उससे ज्यादा का जो बम होता है उसको क्या कर दिया गया है, उसको बैन कर दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो कार्डियक रिलेटेड जो बीमारी, मतलब कि हार्ट अटैक से जो जिनका इशू रहता है हार्ट अटैक वगैरह का, तो उनके लिए क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो होप आपको सब चीज समझ में आया होगा, मैं समझाने की कोशिश किया हूँ सब चीज, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।